डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यूटन क्लासेस। हम लोग आज देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर 12 का मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें क्या होता है कि चार्ज जब मूव करने लगता है तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप होने लगता है, यानी कि करंट कैरिंग लूप है, उसमें अगर करंट फ्लो करवाते हैं तो ऑस्टर्स एक फिजिस्ट था डेनिस, वो देखा था सबसे पहले कि करंट फ्लो करवाने से क्या होता है, आसपास में वायर के मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो ये कैसे पता चला? पहले बहुत दिन तक क्या हुआ, करंट और मैग्नेटिक अलग अलग पढ़ाया था, लेकिन फिर बाद में जब ऑस्टर्ड एक लेक्चर ले रहा था 1820 में, अपने स्टूडेंट सबको पढ़ा रहा था, तो उस समय देख वो अपना जो डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता है, जो एक्सपेरिमेंट करता है, उसमें डेमोन्स्ट्रेशन बच्चे को दिखाने के लिए करते हैं। तो उस समय देखा कि अगर करंट फ्लो करता है तो नियर बाई जो है ना, वायर में करंट जब फ्लो करवाते हैं तो नियर बाई जो करंट कैरिंग वायर है उसके आसपास में एक फील्ड जनरेट होता है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े थे कि चार्ज के आसपास में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, ठीक है। तो उसी तरह जब करंट फ्लो होता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है उसके आसपास में, ठीक है, करंट कैरिंग वायर के। तो उसके कारण कॉम्पास निडल अगर कोई नियर बाय रखा हुआ है उसके वायर के नजदीक में, तो उसमें डिफ्लेक्शन देखा गया। अगर मान लीजिए करंट का डायरेक्शन बदल दिया गया तो देखा गया कि क्या है, आपका कॉम्पास निडल जो डिफ्लेक्ट कर रहा था उसका डिफ्लेक्शन भी पहले लेफ्ट हो रहा था तो अब राइट हो गया। यानी कि करंट के डायरेक्शन पे भी डिपेंड कर रहा है। मतलब कि जो जनरेट होगा फील्ड, वो फील्ड क्या है, वेक्टर है। क्यों? क्योंकि उसका जब करंट के डायरेक्शन को चेंज कर रहा है तो वो भी चेंज हो रहा है। मतलब कि वो फील्ड जनरेट हो रहा है उसका, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, वेक्टर था, उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर होता है। लेकिन पहला चैप्टर में हमसे पढ़े थे कि चार्ज स्टेशनरी होता है तब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। इसमें क्या है कि चार्ज आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा तो मैग्नेटिज्म आता है चैप्टर, ठीक है। अगर चार्ज जो है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करेगा तो वो क्या आ जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आ जाता है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों। तो पहले केस में जब चार्ज रुका हुआ तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, चार्ज जब मूव करने लगेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आता है, जिसको हम लॉरेंज फोर्स कहते हैं, जो इस चैप्टर में पढ़ना है। लॉरेंज फोर्स क्या होता है? इट इज द सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड फोर्स, ठीक है। अब क्या होता है तीसरा, कि अगर जो चार्ज जो है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा, यानी उसका एक्सीलरेशन जो होगा जीरो नहीं होगा, तो उस समय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये चार्ज जो मूव करता है इसके इसके आसपास में मैग्नेटिक फील्ड होता है। सबसे पहले 1820 ईस्वी में डेनिस फिजिसिस्ट थे जिसका नाम था ऑस्टर्ड, वो सबसे पहले अपने लेक्चर में देखे थे इस चीज को, ठीक है। बाद में मैक्सवेल ये सब किया था, एक्सपेरिमेंट करके शो किया था कि हाँ करंट फ्लो होता है तो आसपास में अगर निडल है कोई तो डिफ्लेक्शन देखा गया। जब करंट ऊपर फ्लो कर रहा है वायर में, किसी करंट मान लीजिए इसी में वायर है, तो उसको राइट हैंड थंब रूल से बाद में बताया गया डायरेक्शन कैसे। तो सारी चीज को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आपको कोई भी दिक्कत होता है समझने में तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए मूविंग चार्ज मैग्नेटिक जन्म कहाँ से हुआ। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ लिया तो ये चैप्टर आपको समझ में आएगा आसानी से। तो अगर पढ़ा हुआ है तब सही है। और हम सब फोकस मेन कर रहे हैं क्या, ये वीडियो उस पर्पज से बनाया जा रहा है जो लड़का जो है 12 कर लिया, 11 और 11 दोनों कर लिया, जेई मेंस और नीट का तैयारी कर, उसके लिए ज्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। जो इस चैप्टर को पढ़ लिया एक बार, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हम सब न्यूमेरिकल पे ध्यान देंगे, ठीक है। तो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म पढ़ने से पहले देखिए हम लोग ये देख लेते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स किसको कहते हैं। तो स्टडी ऑफ क्या होता है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को तीन भाग में बांटा गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरा मैग्नेटिज्म और तीसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसको ईएमआई कहते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स होता क्या है, इसमें हम सब स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ द फोर्स ऑफ द चार्जेस एंड इट्स फेनोमेन। क्योंकि प्लस प्लस चार्ज है तो कूलम्ब्स लॉ से पढ़े थे कि दोनों के बीच में रिपल्सन होगा, अगर प्लस माइनस चार्ज है तो अट्रैक्शन होगा। तो वहां पे हम सब क्या कर रहे हैं, चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। और उससे क्या क्या फेनोमेनन हो सकता है, क्या ये घटना होगा, है ना, वो सब के बारे में पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कहलाता है। डायनेमिक्स मतलब होता ही है कि आपका फोर्स के बारे में पढ़ना, ठीक है। तो इसी तरह 11th में पढ़े थे हम सब, है ना, मैकेनिक्स को बांटे थे। मैकेनिक्स का मतलब ये क्या था, मैकेनिक्स भी दो तरह से होता है आपका, एक काइनेटिक होता है, एक काइनेमेटिक्स होता है ना। तो उसी तरह काइनेटिक्स में हम सब क्या पढ़ते हैं, काइनेटिक्स में पढ़ते हैं फोर्स का, फोर्स क्या कौन कौन को फोर्स है, ठीक है, यानी मोशन हो रहा है तो उसके बीच में फोर्स जो लग रहा है वो काइनेटिक्स में पढ़ते हैं। अब काइनेमेटिक्स में सिर्फ पढ़ते हैं कि फोर्स लगने के कारण जो ऑब्जेक्ट में चेंज हो रहा है, स्पीड बढ़ रहा है, एक्सीलरेशन बढ़ रहा है,
बढ़ रहा है, वो सब पढ़ते हैं किसमें, काइनेमेटिक्स में। उसी तरह इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में क्या है, डायनेमिक्स आ गया, तो डायनेमिक्स मतलब फोर्स के बारे में पढ़ना है, जो फोर्स है, फोर्स एक्टिंग बिटवीन चार्ज एंड फेनोमेन, तो इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैग्नेटिक और इस तीन भाग में बांटा गया। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो आप पढ़ चुके हैं, क्या होता है इसमें, चार्ज आपका, चार्ज का वेलोसिटी जीरो, यानी चार्ज रुका हुआ होगा, यानी स्टेशनरी होगा, यानी चार्ज का वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है, चार्ज जो है रुका हुआ रहेगा। तो उस समय हम सब क्या करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पहला चैप्टर में हम सब पढ़ चुके हैं। तो इस समय क्या होता है, चार्ज के पास कोई वेलोसिटी नहीं होगा, भी क्या होगा, जीरो, मतलब ये चार्ज स्टेशनरी रहेगा, चार्ज स्टेशनरी रहेगा, ठीक है। तो हमसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़े कि चार्ज का वेलोसिटी जीरो होगा, चार्ज स्टेशनरी है, तो उस समय क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्ज के आसपास होता है, ये पढ़े थे, क्या होता था, फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी फोर्स लगता है बराबर क्यू इंटू ई, यानी यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड होता नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब दूसरा पढ़ेंगे क्या है कि जब मैग्नेटिज्म कब होता है, चार्ज के पास कुछ वेलोसिटी होगा, और वेलोसिटी कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब ए तुम आपका क्या होगा, डीवी बाई डी टी हम से पढ़ते हैं। अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है यानी कि कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो, यानी इस समय एक्सीलरेशन जीरो होगा। लेकिन वेलोसिटी है, चार्ज मूव कर रहा है, तो यानी कि दोनों होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, दोनों होता है, ठीक है। तीसरा देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है कि अगर चार्ज है तो चार्ज का जो वेलोसिटी है वो नॉन यूनिफॉर्म रहेगा, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म, एक समान नहीं रहेगा। यूनिफॉर्म मतलब जैसे मान लीजिए कि आप स्कूल ड्रेस में, सारा बच्चा जैसे मान लीजिए मेरे कोचिंग में है, सबका न्यूटन क्लासेस का मान लीजिए ड्रेस चल रहा है, वो सारा यूनिफॉर्म पहन के आया तो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म, उसमें एक लड़का भी अगर ड्रेस नहीं पहन कर नॉन यूनिफॉर्म हो जाए। तो नॉन यूनिफॉर्म मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है, ठीक है, वेलोसिटी हमेशा चेंज हो रहा है, या घट रहा है या बढ़ रहा है, एक समान नहीं रह रहा। तो नॉन यूनिफॉर्म है, तो चार्ज अगर आपका वेलोसिटी जो है उसका नॉन यूनिफॉर्म रहेगा, तो एक्सीलरेशन का वैल्यू क्या होगा, अब जीरो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि भी आपका क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है, ए का वैल्यू आपका जीरो नहीं होगा, समझ है ना, ए का वैल्यू आपका जीरो नहीं होगा, ए इक्वल टू डीवी बाई डी टी, और ए का वैल्यू आपका जीरो नहीं होगा। इस केस में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, ठीक है, और एक चीज और आ जाता है, इलेक्ट्रो मतलब कि रेडिएशन आ जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ये तीन चीज आ जाता है, इसमें एक एक्स्ट्रा आ जाता है, एनर्जी जनरेट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी कि आपका क्या होगा, जो हम सब पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये अगला चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। तो मैग्नेटिज्म देखते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिज्म के बारे में हम पहले बताएं आपको क्या, कि सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए, मतलब फिजिसिस्ट थे, डेनिश फिजिसिस्ट, 1820 ईस्वी में उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, मतलब अपने लेक्चर में जब ले रहे थे, बच्चा सबको कुछ पढ़ा रहे थे, तो उस समय जो है क्या किए कि एक करंट कैरिंग वायर था, तो उसके आसपास एक नीडल ले गए, तो नीडल में देखा गया कि डिफ्लेक्शन होता है। तो मान लीजिए करंट ऊपर फ्लो कर रहा है तो डिफ्लेक्शन इस साइड हो रहा है, ठीक है। जब करंट का डायरेक्शन उल्टा किए तो देखा गया कि डिफ्लेक्शन जो होगा क्या हो रहा है, अब इस तरह हो जा रहा है, यानी डिफ्लेक्शन उल्टा हो, यानी कि कहने का मतलब करंट का डायरेक्शन अपोजिट कर रहा है, तो यानी कि इस पे जो फोर्स लग रहा है वो भी चेंज हो गया, चेंज हो गया, यानी कि जो फोर्स किसके कारण होगा, कोई वेक्टर क्वांटिटी के कारण ही इसके डायरेक्शन को भी चेंज कर दे रहा है ना निडल का, तो मतलब कि जो भी होगा वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो वहीं से जन्म हुआ किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। बोला गया कि इस करंट कैरिंग वायर के आसपास में एक इमेजिनरी फील्ड होता है विच इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का जन्म हुआ, ऑस्टर्ड साइंटिस्ट थे, ऑस्टर्ड सबसे पहले इस चीज को ऑब्जर्व किया था 1820 ईस्वी में, ठीक है। ड्यूरिंग इट्स लेक्चर, ड्यूरिंग अपने लेक्चर को ले रहे थे समर में, गर्मी का टाइम था उस समय, अपना ये लिए 1820 में डेनिश एक्सप्रेस, तो ये चीज देखे थे सबसे पहले। तो मैग्नेटिक फील्ड का बारे में सबसे पहले पता चला कि करंट के आसपास में अगर कोई भी नीडल को ले जाते मैग्नेटिक नीडल, तो उसमें डिफ्लेक्शन होता है, यानी कहने का मतलब आसपास में कोई फील्ड हो, जैसे चार्ज के आसपास फील्ड होता है, ठीक है।
तो फिर ये बोले कि एसआई यूनिट, अब पता एसआई यूनिट क्या होता है इसका, याद रखें, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसको बी से डिनोट किया जाता है, ठीक है। ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये क्या वेक्टर है। द एसआई यूनिट ऑफ बी इज टेस्ला। टेस्ला तो जान ही रहे हैं, अभी इलेक्ट्रिक कार अभी है इसका, ठीक है। एलन मस्क इसका मालिक है इलेक्ट्रिक कार का, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड का याद रखना है कि टेस्ला का मालिक जो है इलेक्ट्रिक कार जो आया टेस्ला का, उसी से रिलेटेड है, ठीक है। टेस्ला तो बहुत बड़ा कंपनी है जिसका मालिक कौन है, एलन मस्क, है ना, सबसे बड़ा आदमी, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, इसका ऐसा यूनिट क्या हो गया, टेस्ला। इतना समझ में आया। अब देखेंगे कि वेक्टर क्वांटिटी, सबसे पहले आपको वेक्टर क्वांटिटी आ जाए तो सबसे पहले टेंशन होता है डायरेक्शन का, है ना। तो हम सब देखेंगे कि डायरेक्शन क्या क्या होगा। तो डायरेक्शन के लिए क्या होता है कि आपका क्या होगा कि दो तरह का वायर होगा। एक आपका क्या होगा, बहुत सारा तरह का वायर हो सकता है, लेकिन हम सब मेनली फोकस करेंगे दो वायर, तो खास करके किस वायर को, स्ट्रेट वायर, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, करंट कैरिंग लूप, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है जो बता रहे वो, कि आपको अगर मान लीजिए कहीं डॉट दिया हुआ है, ये कन्वेंशन आपको याद रखना है, कहीं पे क्रॉस दिया हुआ है, तो डॉट का मतलब क्या होगा, या करंट क्या होगा, करंट या फिर करंट और मैग्नेटिक फील्ड, करंट और मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द क्या हो जाएगा, डिजिटल बोर्ड। ये मेरा डिजिटल बोर्ड है ना, तो डिजिटल बोर्ड से आपका क्या होगा, और ये आउटसाइड परपेंडिकुलरली होगा, ठीक है, इस तरह से बाहर के तरफ, ठीक है, परपेंडिकुलर और बाहर के तरफ। करंट भी ऐसे दिखा सकते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी तरह डॉट दिखाएंगे, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर और करंट भी, यानी कि मेरे तरफ से निकल के आपके तरफ से आया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, अब यहाँ ये इसका मतलब क्या हो जाएगा, करंट आई एंड डी, पी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, इनसाइड द डिजिटल बोर्ड। डिजिटल बोर्ड पे लिख रहे हैं आप, अगर पेपर पे लिखे इनसाइड द पेपर, यानी इसके प्लेन के आपका इनसाइड, और क्या होगा, नॉर्मली होगा, यानी 90 डिग्री पे ही नहीं, कि मतलब कि मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दिखा देंगे, ऐसे नहीं होगा, ऐसे 90 डिग्री पे ही बाहर दिखाएंगे, इसमें दिखाएंगे तो क्या हो जाएगा, अंदर, इस तरह से, ठीक है, इनसाइड, यानी कि आपके साइड से डिजिटल बोर्ड पे क्रॉस करते हुए बाहर निकल गया, ठीक है, यानी कि उस साइड से इस साइड जा रहा है, ठीक है। डॉट मतलब इनसाइड द डिजिटल बोर्ड, ठीक है। और परपेंडिकुलरली लेना है, मतलब कि क्या, ऐसे एंगल पे नहीं ले सकते, यानी कि इस तरह से और इस तरह से, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए डायरेक्शन, ये दोनों आपका कन्वेंशन आपको याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन केस ले रहे हैं, पहले ले रहे हैं कि हम सबका स्ट्रेट डायरेक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, ठीक है। तो हम सब देखिए क्या दिखा रहे हैं, तो मान लेते कि ये वायर है, ठीक है। अब अच्छा समझना, इसको हम सब कैसे निकालते हैं, तो राइट हैंड थंब रूल, निकालने का डायरेक्शन क्या रूल होता है, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल से हम सब डायरेक्शन निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए करंट मान लीजिए इस वायर में इस तरह से फ्लो कर रहा है, आपको इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे हमको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखना है। ये पहला हो गया, सारे का देखते जाएंगे एक एक करके। तो यहाँ पे देखिए करंट के डायरेक्शन में आपको क्या रखना है, देखिए करंट के डायरेक्शन में आपको ये हाथ को रखना है, और क्या करना है, हाथ को ऐसे घुमाना है, यानी कि करंट के डायरेक्शन में थंब को रखेंगे, राइट हैंड थंब रूल है ना, तो राइट हैंड को यूज करेंगे, और करंट के डायरेक्शन में अपने थंब को रखेंगे और घुमाएंगे। तो यहाँ पे देखिए पी इधर है, तो पी की तरफ क्या होगा, करंट अंदर जा रहा है, देखिए ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे घुमाएंगे हम सब। तो ऐसे घुमाएंगे तो पी में क्या इन साइड हो रहा है, क्यू में क्या होगा, बाहर निकलेगा। जैसे मान लीजिए यही है,
इसमें करंट ऊपर जा रहा है तो इस पॉइंट पे क्या होगा, ऐसे जाएगा और क्यू पॉइंट से बाहर निकलेगा, तो पी पे इन साइड और इस पे आउटसाइड। तो हम सब बताइए इन साइड के लिए क्या बताया था, क्रॉस साइन, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, डॉट। यानी कि इस पॉइंट से क्या अंदर जा रहा है और इस पॉइंट से मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है, ठीक है। दूसरा क्या हुआ, करंट का डायरेक्शन उल्टा कर देंगे तो क्या होना चाहिए, उल्टा हो जाएगा। तो करंट का डायरेक्शन मतलब कि हम उल्टा कर देंगे, इस तरह से है। अब करंट का डायरेक्शन मान लीजिए कि नीचे आ गया, अब इसी दोनों पॉइंट पे निकालना है, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, अब थंब को नीचे रखेंगे, तो नीचे रखेंगे तो पॉइंट पी पे क्या होगा, बाहर की तरफ निकलेगा, और फिर क्यूब पे क्या होगा, अंदर चला जाएगा। यानी कि अब क्या होगा, करंट नीचे जा रहा है तो यहाँ से ऐसे निकलेगा और यहाँ पे घुसेगा। तो मतलब कि यहाँ से क्या बाहर निकल रहा है, तो यहाँ पे क्या देंगे, क्रॉस। यहाँ पे डॉट हो जाएगा, बाहर निकल रहा है मतलब डॉट, और यहाँ मतलब क्रॉस, ठीक है। मतलब क्या हो गया इसका, आउटसाइड द, मेरा तो डिजिटल बोर्ड है तो आउटसाइड द डिजिटल बोर्ड, और क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, है ना, परपेंडिकुलरली होता है, ठीक है। यहाँ पे इनसाइड हो जाएगा। यानी कि करंट के डायरेक्शन में आपको थंब को रखना है और हाथ को घुमाना है, ठीक है। तो पी पॉइंट अंदर जा रहा है तो इनसाइड हो गया, यहाँ पे समझ में आ रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आउटसाइड हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसी तरह मान लीजिए कि आगे इस तरह से मान लीजिए बाहर रहा, तब कैसे करेंगे, तीसरा क्वेश्चन है, ऐसे करके रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कहेगा इस पॉइंट पे निकालिए, ये मान लीजिए क्यू है, ये मान लीजिए आर, तब कैसे निकालेंगे, करंट मान लीजिए इस तरह से आई नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है, तो नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है तो हम ऐसे रखेंगे हाथ करंट के डायरेक्शन में, है ना। और घुमाएंगे तो आर पे क्या होगा, अंदर जाएगा, क्यू पे बाहर निकलेगा, देखिए ऐसे। तो आर पे जब अंदर जाएगा तो यहाँ क्या दिखा, अंदर जाने पे डॉट, और यहाँ पे क्रॉस। क्यों, क्योंकि यहाँ से जब जाएगा तो ऐसे निकलेगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे गया और ऐसे बाहर निकल रहा है, यहाँ पे डॉट, इधर क्रॉस, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा, अंदर जा रहा है, सॉरी यहाँ पे बाहर निकल रहा है ना, गलती हो गई। करंट देखिए नीचे जा रहा है इस तरह से, तो आर पॉइंट उस साइड को, आर पॉइंट पे अंदर हो गया, क्यू से बाहर निकल रहा है, आर से क्या हो जाएगा, डॉट, मतलब क्रॉस, यहाँ पे क्रॉस होगा। जब इन साइड जाएगा तो हमसे क्या दिखा, साइन कन्वेंशन क्रॉस, और यहाँ पे क्या ले लेंगे, डॉट। क्योंकि करंट ऐसे जा रहा है, पान को घुमाइए तो क्या होगा, उस साइड अंदर और इस साइड बाहर, ठीक है। ये आपका थर्ड नंबर हो गया। अब चौथा है कि मान लीजिए इस तरह से रहेगा। अब देखिए एक छोटा सा हम बना रहे हैं सर्किल, कि अब यहाँ पे ऐसे दिखा है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिखा दिया हम, क्रॉस, और यहाँ पे आई दे दिए, मतलब करंट किधर जा रहा है बताइए, इनसाइड। करंट का डायरेक्शन इनसाइड है ना, यानी कि ऐसे करके आपके तरफ से आ रहा है और डिजिटल बोर्ड से घुस के और बाहर निकल रहा है, ठीक है। यानी आपके साइड से आ रहा है और ऐसे करके आया और घुसा इसमें और डिजिटल बोर्ड से बाहर गया, यही ना हो गया, परपेंडिकुलरली होना चाहिए। इसका मतलब यही हुआ। अब आपको कहेगा कि इस सब पॉइंट पे निकालना है, जैसे यहाँ पे पी पॉइंट पे, इसके बाद मान लीजिए यहाँ पे निकालना है क्यू पे, और फिर मान लीजिए यहाँ पे निकालना आर। ये पी है, ये क्यू है, और ये आर, इस पे कहेगा मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो हमसे क्या करेंगे, देखिए डायरेक्शन समझना बहुत जरूरी है। तो आपको क्या करना है, ये तीनों पॉइंट मिला लेना है, मिला लिए, ठीक है। अब ध्यान देना है कि 90 डिग्री पे है ना, यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री पे ऐसे करके हम सबको दिखाना है। अब यहाँ पे देखिए 90 डिग्री पे दिखाएंगे तो अंदर जा रहा है, तो अंदर जा रहा है तो किधर होगा, उस पॉइंट पे देखिए बाहर की तरफ ऐसे जाएगा ना। यानी कि हम सब क्या दिखाएंगे, ये वाला गलत हो जाएगा ना, आपको क्यू पॉइंट पे दिखाना तो कैसे दिखाएंगे, इस तरह से जा रहा है, यहाँ देखिए क्यू पॉइंट उधर है तो क्या होगा, इधर बाहर निकलेगा, ऐसे करके जाएगा। यानी कि आपका क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में दिखाना पड़ेगा। तो आपको कैसे दिखाएंगे, ऐसे 90 डिग्री, ठीक है। इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, देखिए ये इधर है, ऐसे कर घूम के जाएगा इधर, इधर क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। और इस पॉइंट पे क्या होगा, समझ में आया, तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, बी पी, बी क्यू और बी आर। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब अगला जैसे मान लीजिए छठा क्वेश्चन है, कि मान लीजिए कि आपका करंट इस तरह से दिया हुआ है, कि आपका करंट करंट दिया और डॉट,
डॉट मतलब आई करंट, यहाँ ये क्या वायर है, इसमें क्या हो रहा है, करंट आपका इस साइड से मतलब मेरे डिजिटल बोर्ड से आपके तरफ जा रहा है, ठीक है, यानी कि डिजिटल बोर्ड के अंदर से बाहर निकल के और आपके तरफ जा रहा है, और ये परपेंडिकुलरली जा रहा है, तो हम जब करंट का डायरेक्शन इधर दिखा रहे हैं बाहर की तरफ, तो अब बाहर की तरफ दिखाएंगे तो किधर हो जाएगा डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का क्लॉकवाइज, यानी कि अब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरह होगा। तो मान लीजिए कि आप पॉइंट दिखाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे करने के लिए क्या क्या करेंगे, ऐसे करके मिला देंगे, देखिए यहाँ पे देखिए कैसे दिखाएंगे, करंट बाहर जा रहा है तो ऐसे निकलेगा, तो यानी कि ऐसे करके जाएगा तो क्या हो गया ये एंटी क्लॉकवाइज, तो आप दिखाइएगा इसका डायरेक्शन ये दोनों पॉइंट पे कहीं भी दिखा सकते हैं, इधर ऐसे दिखाएंगे और इधर किधर दिखाएंगे ऊपर ऐसे, ये आपका हो जाएगा, मान लीजिए कि पी पॉइंट है तो बीपी हो गया इधर, यहाँ क्यू दिखा रहा है, इधर कितना हो जाएगा बीपी, ये क्या है स्ट्रेट वायर, समझ में आया, तो इस तरह से हम सब कर लेते हैं। तो इस तरह से हम सब देखिए डायरेक्शन सीख गए। अब मान लीजिए दूसरा तरह का रहेगा कि आपका वायर नहीं रहेगा, आपका रहेगा कि मैग्नेटिक फील्ड निकालना रहेगा करंट कैरिंग सर्कुलर लूप से, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ड्यू टू सेंटर ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑन इट्स सेंटर, ठीक है, ये देखना आपको है ना। इसके लिए देखिए क्या करेंगे कि हम सब दो तरह का लूप होगा, पहला ऐसा, ठीक है, एक में आपका करंट मान लीजिए कि ऐसे करके फ्लो कर रहा है, ठीक है, यानी क्लॉकवाइज, एक में एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर आई आपका करंट आई का डायरेक्शन क्या है, यहाँ सेंटर पे दोनों का सेम ओ पॉइंट, तो आई देखिए क्या है क्लॉकवाइज, ऐसे घूम रहा है ना, क्लॉकवाइज हो गया, तो क्लॉकवाइज जब होगा आई का डायरेक्शन, तो यहाँ पे देखिए सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है ना, तो हम सब करंट के डायरेक्शन में अपना ये थंब को पॉइंट करना है सेंटर की तरफ, और यहाँ पे करंट के डायरेक्शन में हम सब थंब को ऐसे करके घुमाएंगे, मतलब कि इस पाल्म को घुमाएंगे, तो आपका थंब किधर जा रहा है, इन साइड, पाल्म को घुमाना है करंट के डायरेक्शन में ऐसे, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, थंब का डायरेक्शन देखिए इन साइड है, इन साइड है मतलब क्या हो जाएगा, डायरेक्शन यहाँ पे इन साइड मतलब क्रॉस हो, तो क्रॉस हो गया, यानी कि समझ में आया क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इन साइड और परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर टू द, यहाँ मेरा डिजिटल बोर्ड है तो डिजिटल बोर्ड लिख रहा हूँ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ बार बार डिजिटल बोर्ड में, ठीक है, डिजिटल बोर्ड। यहाँ पे क्या होगा देखिए, करंट अब ऐसे फ्लो कर रहा है, इस तरह से फ्लो कर रहा है, ये करंट का डायरेक्शन है, ठीक है, पहले करंट का डायरेक्शन कहाँ लिए थे, यहाँ पे, वायर को यहाँ पे लिए था, अब वायर ये आपका वायर कौन सा है, आपका सर्कुलर वायर, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, पहले क्या था, स्ट्रेट वायर था सेंटर पे, देखिए इसमें स्ट्रेट वायर था और सेंटर से ऐसे करके बाहर निकल रहा था, ठीक है, तो बाहर निकल रहा था तो हम क्या कर दिए, ऐसे बाहर निकल रहा था कि डायरेक्शन दिखाए इस तरह से, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन था इस तरह से, इसी तरह देखिए यहाँ पे क्या है, करंट ही इस तरफ फ्लो कर रहा है, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना, तो हाथ को क्या करेंगे, घुमाएंगे करंट के डायरेक्शन, जैसे करंट फ्लो कर रहा है तो डायरेक्शन क्या हो गया, इन साइड तो डिजिटल बोर्ड हो गया, और जब इसको ऐसे करके घुमा रहे हैं, ठीक है, क्या हो रहा है आउटसाइड, यानी सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, आउटसाइड होगा, तो आउटसाइड के लिए क्या बताए थे, डॉट, यानी कि अब क्या हो रहा है, सेंटर से मतलब डिजिटल बोर्ड को क्रॉस करते हुए आपके तरफ आ रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्शन क्या हो गया, आई का डायरेक्शन क्या था, जब एंटी क्लॉकवाइज था ACWL, तब मैग्नेटिक फील्ड बी का डायरेक्शन क्या होगा, आउटसाइड परपेंडिकुलर टू द डी डिजिटल बोर्ड। इतना चीज आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे हमसे वो क्या करना है कि आप देखना है कि इतना समझ में आ गया तो मैग्नेटिक फील्ड, अब डायरेक्शन तो समझ में आ गया, मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे कैसे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे 0.4 के द्वारा Q/R²,
अलग अलग वायर के द्वारा निकालते थे, है ना, इन्फिनाइट लाइन वायर, उसके बाद सब थिंक सीट के द्वारा सब वहां पे निकालते थे। इसी तरह इसमें भी आपका क्या करना है, देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक चीज पढ़ना है, करंट एलिमेंट। तो करंट एलिमेंट क्या होता है, ये देखिए, तो करंट एलिमेंट क्या होगा कि मान लीजिए कि बहुत बड़ा वायर है, उसमें से छोटा सा सेगमेंट काट लिया, स्मॉल सेगमेंट, स्मॉल सेगमेंट काट लिए, तो ये जो है ना वेक्टर जैसा बिहेव करेगा। जैसे मान लीजिए कि पूरा ये मेरा डिजिटल बोर्ड है, इसमें छोटा सा इतना दूर काट लिए, तो इसको क्या कहते हैं, एरिया वेक्टर। हम सब पढ़ते थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते थे, ई डॉट डी, ई बना होता ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बड़ा क्या लिखते थे, ई इंटू ए, ई डॉट ए, ये यहाँ ए क्या था, एरिया वेक्टर, यानी पूरा डिजिटल बोर्ड में इतना छोटा सा हम सब पार्ट कट कर लेंगे तो उसको क्या कहेंगे, एरिया वेक्टर। ठीक है, उसी तरह टोटल इन्फिनाइट लेंथ का वायर है, मान लीजिए यहाँ पे क्या इन्फिनाइट लेंथ का वायर है, इंफिनिटी और ये माइनस इंफिनिटी। इसमें अगर स्मॉल सेगमेंट काट लिए वायर के तो लिखते हैं इसका डिफिनेशन क्या होता है, द स्मॉल सेगमेंट डीएल carrying current, the small segment of wire DL carrying current I, then current element is क्या होता है, I इंटू DL वेक्टर। ठीक है, यही करंट एलिमेंट होगा, I इंटू DL। इसका यूनिट क्या होता है, एम्पियर इंटू मीटर। ऐसा यूनिट क्या होगा, एम्पियर इंटू मीटर। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा, द डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट, शॉर्ट में लिखा है सी, करंट एलिमेंट इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ करंट। जिधर करंट का डायरेक्शन होगा उधर ही क्या होगा, करंट एलिमेंट का डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ सेम एज द डायरेक्शन ऑफ करंट। जिधर करंट का डायरेक्शन होगा उधर ही करंट एलिमेंट का डायरेक्शन हो जाएगा। देखिए इसमें करंट मान लीजिए इधर ले जाएंगे तो आईडीएल का डायरेक्शन किधर होगा, इधर ही होगा आईडीएल। यहां समझ में आया। अब इसके बाद जो है किसी पॉइंट से इस करंट कैरिंग वायर से हम सब इस छोटा सा एलिमेंट आईडीएल से हमसे सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए एक लॉ दिया गया जिसको बायट-सावर्त लॉ कहेंगे। ठीक है, अब बायट-सावर्त लॉ को हम सब पढ़ेंगे। बायट-सावर्त लॉ से क्या हुआ, किसी भी पॉइंट पे करंट कैरिंग वायर के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड निकाला गया। तो इसमें क्या करें कि इस तरह से मान लीजिए एक वायर था, तो इसमें छोटा सा एलिमेंट डीबी कट कर लिए, डीबी ने डीएल ना कट करेंगे, स्मॉल एलिमेंट डीएल कट कर लिए। अब इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, तो आईडीएल जो होगा इसका करंट एलिमेंट क्या हो गया, आईडीएल। इससे मान लीजिए कि हमको आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, आर डिस्टेंस पे। तो वो डीबी मान लीजिए छोटा एलिमेंट है, इसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड डीबी। तो देखा गया कि बायट-सावर्त लॉ ने बोला, बायट-सावर्त लॉ, इंग्लिश थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, बायट-सावर्त लॉ। ठीक है, बायट-सावर्त लॉ क्या बोला कि जो स्मॉल करंट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू a small due to current carrying element, that is magnetic field due to current carrying element dl is dB, therefore ये क्या बोले कि डीबी जो होगा ना डायरेक्टली इसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। ठीक है, डीबी का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल, डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, और डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²।
तो सारे को मिलाया गया, यानी करंट को का वैल्यू बढ़ेगा तो डीवी भी बढ़ेगा, करंट एलिमेंट बढ़ेगा तो डीवी बढ़ेगा, साइन थीटा का वैल्यू बढ़ेगा तो डीवी बढ़ेगा, और आर अगर बढ़ेगा तो डीवी घटेगा, जैसे जैसे पॉइंट से दूरी जाएंगे। तो दो सबको मिलाए हैं, 1 2 3 4 चारों को, तो डीवी इक्वल टू कितना निकल के आएगा, डीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डीएल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर। अब ये क्या हुआ, प्रोपोर्शनल साइन को हटाए तो लिखते हैं के आई डीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। अब के का वैल्यू क्या होता है, के बड़ा होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट को कहते हैं परमेबिलिटी, ठीक है, वहां पर मिट्टी बोलते थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन, म्यू नॉट को कहते हैं परमेबिलिटी। तो ये किसका वैल्यू कितना होता है, 10 टू द पावर -7, ये आपको याद रखना। अब इसका यूनिट लिखना है तो यहाँ से लिख लीजिए, के का यूनिट क्या होगा, टेस्ला मीटर स्क्वायर, टेस्ला मीटर स्क्वायर इंटू एम्पियर बाई मीटर, ये यूनिट हो जाएगा टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये आपका यूनिट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक देख लीजिए कि डीवी अगर किसी पॉइंट पे निकालना है तो हम तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, के आई डीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, किसी पॉइंट पे निकालना है स्मॉल एलिमेंट से। अब टोटल अगर निकालना रहेगा तो इंटीग्रेशन कर देंगे, तो छोटा एलिमेंट से निकाल के और उसको इंटीग्रेशन कर देंगे तो टोटल वायर के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका वेक्टर फॉर्म होता है, तो वेक्टर फॉर्म हम लोग देखते हैं। तो वेक्टर फॉर्म आपका कुछ नहीं है, डीवी वेक्टर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आई के आई डीएल क्रॉस आर बटा आर क्यू, ये याद रखना है पहला। अगर यूनिट वेक्टर के टर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डीवी इक्वल टू के आई डीएल क्रॉस आर वेक्टर, यूनिट वेक्टर आर लिखेंगे तो यहाँ आर स्क्वायर लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हम तो जानते हैं यूनिट वेक्टर आर इक्वल टू क्या होता है, आर वेक्टर बटा आर। फिर देखिए अगर ये रखेंगे यहाँ तो फिर से यहाँ ये आ जाएगा, ये दो को फॉर्म होता है। तो अगर मान लीजिए कि आपका डीएल का वैल्यू दे दिया क्वेश्चन में, कोण जे दे दिया मिलीमीटर, क्योंकि डीएल है छोटा सा होगा, ठीक है। इसका आर वेक्टर मान लीजिए दे दिया 3 आई कैप, अब करंट का वैल्यू दे दिया आपका 100 एम्पियर, आपसे पूछेगा करंट एलिमेंट निकाल, मतलब मैग्नेटिक फील्ड निकाला, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, डीवी इक्वल टू के की जगह लिखेंगे म्यू नॉट बाई 4 बाई 10 टू पावर -7 हो जाएगा। आई का वैल्यू कितना है 100, डीएल वेक्टर कितना है 4j इंटू 10 टू द पावर -3, mm है तो मिलीमीटर में को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, ये मान लीजिए मीटर में दिया हुआ 3 आई कैप इतना मीटर हो जाएगा। अब यह आर क्यू है, तो आर का वेक्टर का मैग्नीट्यूड करेंगे तो 3 के पावर 3 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आपका इतना टेस्ला यूनिट है। ये देखिए सिंपल था, इस फॉर्मूला पे बना लिया, ठीक है। अब हम सब आगे बढ़ते हैं, तो निकाल लिए कि हमसे मैग्नेट बायोट सावर्ट लॉ पढ़ लिया। अब बायोट सावर्ट लॉ के बाद हम सब का आता है कि अगर स्ट्रेट वायर है तो उसके द्वारा हम सब का मैग्नेटिक फील्ड निकालने का क्या फॉर्मूला, ये वाला से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, तो इसको अच्छा समझना है और इसका फॉर्मूला को याद करना। डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, एग्जाम में आता भी नहीं। अगर करंट कैरिंग वायर है आई, जिसमें फ्लो कर रहा है करंट आई फ्लो कर रहा है, तो हम सबको किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये वायर है, टॉपिक हो जाएगा द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लेंथ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। देखिए इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनता है कि मान लीजिए कि ये करंट कैरिंग वायर है, आई करंट फ्लो हो रहा है, ये मान लीजिए फाइनाइट वायर है, ये भी, तो ये जो एंगल बना रहा है इस 2 पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकालना, तो ये वाला मान लीजिए θ1 है और ये θ2 है। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला आपको याद रखना है, बी बराबर क्या होगा, के आई बटा ये वाला लेंथ मान ली डिस्टेंस इस पॉइंट से
आर है, तो के आई बटा आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। और डायरेक्शन किधर होगा, देखिए आई ऊपर जा रहा है ना, तो करंट जब ऊपर जाएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए पॉइंट पी इधर है, तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, इन साइड है ना, यहाँ क्या दे देंगे क्रॉस साइन। अब देखिए इसमें आपको ध्यान देना है, कभी कभी है ना ये वाला एंगल मान लीजिए कि आपका क्या हो गया फाइव 1 हो गया और ये एंगल फाइव 2 हो गया, इसके टर्म में लिखेंगे तो हमसे देखिए फिगर में लिख सकते हैं 90 डिग्री है, ये भी 90 है, तो देखिए थीटा 1 प्लस फाइव 1 क्या होगा 90 डिग्री, क्योंकि ये अकेले 90 है तो ये दोनों एंगल जोड़ेंगे तो 90 होगा। तो अगर साइन थीटा 1 लिखेंगे तो 90 माइनस इधर जाएगा तो क्या लिखेंगे कॉस फाइव 1, ठीक है। इसी तरह अगर हम सब ये नीचे वाला ट्रायंगल में लिखेंगे तो साइन क्या हो जाएगा थीटा 1 थीटा 2 प्लस फाइव 2 लेंगे तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा 2, कौन से लिखेंगे कॉस फाइव 2, यानी कि यहाँ का एंगल लेंगे, ठीक है, जहां से मिला रहे हैं तो क्या हो जाएगा बी का वैल्यू, डायरेक्शन से तो कोई अंतर नहीं है, लेकिन यहाँ पे के आई आर क्या हो जाएगा कॉस फाइव 1 प्लस कॉस फाइव 2। अगर वहां का एंगल लेंगे तो कॉस लेना है, अगर ये पॉइंट के पास वाला एंगल लेंगे तो हमको ये लेना है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है, ये दोनों फॉर्मूला, ठीक है। अब ये दोनों फॉर्मूला को यूज करके हम सब देखिए बहुत सारा क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि इस तरह से दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन पहला कि सिंपल सा इस तरह से वायर दिया हुआ है और इसमें करंट मान लीजिए इधर फ्लो कर रहा है आई, और आपको इस पॉइंट पे निकालना, ये आपका 53 है और ये मान लीजिए आपका 37 है। दूसरा क्वेश्चन है कि आपका मान लीजिए कि इस तरह से वायर हो और ये इंफिनाइट वायर, ठीक है, प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, और आपको आर डिस्टेंस पे निकालना है मैग्नेटिक, ठीक है। तो पहले इसके द्वारा निकाले तो क्या लिखेंगे बताइए, इस पॉइंट पे निकालना है तो बी की डायरेक्शन किधर होगा अंदर इन साइड, इसमें मान लीजिए करंट इधर की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए करंट ऊपर फ्लो कर रहा है तो हम का डायरेक्शन किधर होगा इन साइड, इन साइड मतलब यहाँ क्रॉस का साइन होगा, तो क्या लिखेंगे के आई, और ये वाला डिस्टेंस मान लेते आर है, के आई बटा आर साइन कितना हो जाएगा 53 प्लस साइन 37, दोनों वैल्यू रख देंगे तो के आई बटा आर, और ये कितना हो जाएगा 4/5 प्लस 3/5, डायरेक्शन क्या होगा क्रॉस, इन साइड तो क्रॉस, तो कितना आ जाएगा 7 के आई बटा 5 आर, और के तो समझ रहे हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई लिखना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इन्फिनाइट लाइन वायर है, थीटा 1 थीटा 2 कितना हो जाएगा इस केस में, इसको समझने के लिए देखिए इन्फिनाइट वायर एक लाते हैं हम, तो इस तरह का मान लीजिए कि वायर है, दिखाते हैं आपको वायर, देखिए इस तरह का मान लीजिए वायर होगा जिसका आपका एंड नहीं पता चल रहा है, ये क्या नीचे में भी आपको नहीं पता चल रहा होगा, ऊपर में भी नहीं पता चल रहा, और करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है। और किसी पॉइंट मान लीजिए आप ही कैमरा के पास ही आपका वहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो निकालना तो आपको क्या होगा थीटा 1 भी नहीं पता चल रहा होगा, थीटा 2 नीचे वाला भी नहीं पता चल रहा होगा, तो इस केस में आपका क्या होगा आपका पैरेलल वायर जैसा हो गया है ना, इन्फिनाइट वायर है, करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो इन्फिनाइट वायर से आप आपके पॉइंट तक निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, इस केस में थीटा 1 थीटा 2 दोनों 90 डिग्री हो जाएगा, दोनों क्या होगा 90 डिग्री हो जाएगा, तो 90 डिग्री हो जाएगा तो उस केस में हम तो क्या करेंगे सिंपल बनाएंगे, तो क्या लिखेंगे, यानी कि ये वाला भी छोड़ आपको नहीं पता चल रहा, ये वाला भी छोड़ नहीं पता, तो क्या होगा सिंपल आपका पैरेलल वायर, यानी थीटा 1 भी 90 डिग्री और थीटा 2 भी 90 डिग्री, यहाँ पे क्या लिखेंगे बी इक्वल टू हो जाएगा आपका के आई बटा आर साइन 90 प्लस साइन 90, कितना हो जाएगा 2 के आई बटा आर, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा ऊपर है तो क्रॉस, सिंपल था, ठीक है।
ये क्या हो गया आपका इन्फिनाइट वायर के द्वारा, जिसको डायरेक्ट याद रखना, बहुत डीबीआई डीबीआई डायरेक्ट इसका यूज के की जगह म्यू नॉट बाई 4 पाई भी रख सकते हैं, उसको भी तोड़ सकते हैं। ठीक है, अगला होगा कि मान लीजिए सेमी इन्फिनाइट वायर। सेमी इन्फिनाइट वायर का क्या होगा कि मान लीजिए यहाँ पे एक तरफ ही आपका वायर का लेंथ दिया, मतलब इस साइड ही लेंथ, ठीक है, इधर क्या है इन्फिनाइट, इधर आपका क्या है इन्फिनाइट, और यहाँ शुरू है, तो हमसे क्या क्या होगा, एक तरफ तो आपका नहीं, तो इधर वाला एंगल क्या हो जाएगा, इस केस में इस पॉइंट पे निकालना है, करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है, तो अब क्या हो गया, एक साइड तो आपका लेंथ होगा थीटा 1 90 डिग्री हो जाएगा, थीटा 2 देखिए यही पॉइंट के सामने है, थीटा 2 क्या हो जाएगा 0, तो यानी कि बी सेमी इन्फिनाइट वायर के द्वारा कितना हो जाएगा, के आई बटा आर। अब देखिए साइन 90 तो 1 हो जाएगा और एक 0 हो जाएगा, कितना आ जाएगा के आई बटा आर, और डायरेक्शन आप देखिए तो क्रॉस ही है, सब में करंट हम डायरेक्शन नीचे रहेगा तो डॉट हो जाएगा, है ना, इस तरह से है, इस तरह से फ्लो कर रहा है, तो क्या होगा। अगला मान लीजिए कि इस तरह से हो कि दो वायर अब दिया हुआ रहेगा, दोनों इन्फिनाइट वायर, ठीक है, इस तरह से और इस तरह से इन्फिनाइट वायर दोनों है, और आपको यहाँ पे निकालना है बीच, बीच में नहीं, मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ ये वाला डिस्टेंस मान लेते हैं कि R1 है और इधर R2 है, अब करंट I इधर I1 और इसमें I2 फ्लो। तो देखिए इसके द्वारा क्या होगा, इस पॉइंट पे की पॉइंट पे निकालना है, तो देखिए आपका इसके द्वारा तो क्या हो जाएगा इनसाइड, तो इनसाइड मतलब क्रॉस, और इसके द्वारा देखिए क्या होगा, इस तरह पॉइंट है ना, तो ऐसे करके इधर करंट बाहर निकलेगा, देखिए इसके लिए क्या होगा, पॉइंट बाहर निकलेगा, तो बाहर निकलेगा तो क्या लिखेंगे डॉट, तो मान लीजिए एक्स एक्सिस इसको लिए, वाई एक्सिस इसको लिए, तो जो बाहर निकलेगा उसके लिए प्लस के लिखेंगे और जो अंदर जाएगा उसके लिए माइनस के लिखेंगे, तो बी ये वाला लिखे पहला वायर के द्वारा, यानी बी टोटल निकालेंगे तो क्या लिखेंगे के आई 1/R1, और देखिए डायरेक्शन किधर हो जाएगा क्रॉस है ना, क्रॉस को प्लस क्या लिखेंगे के I2/R2, इन्फिनाइट वायर है तो 2 लगाएंगे ना, सेमी इन्फिनाइट है तो इधर भी मान लीजिए इन्फिनाइट बनाएंगे, प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनाइट वायर, कितना हो जाएगा यहाँ पे डॉट, समझ में आया, यही हो जाएगा। अगर इसी में अगर मान लीजिए कि अगर दोनों करंट सेम होता है और डिस्टेंस सेम होता है मिडिल में, तब आपका आंसर क्या हो जाता है 0। मान लीजिए इसी तरह इन्फिनाइट वायर है, एकदम मिडिल में पॉइंट होता है, ठीक है, दोनों तरफ से आर डिस्टेंस, यानी ये भी R/2 और ये भी R/2, अब करंट क्या फ्लो कर रहा है आई, तो इस समय क्या लिखते हैं बी बराबर 2KI/R/2, और इसका क्या होता है डायरेक्शन माइनस के कैप, इसके द्वारा क्या होता है आपका प्लस के कैप, क्या लिखते हैं 2KI/R/2, और इसके द्वारा तो प्लस के कैप होता है, प्लस के कैप हो जाता है, ये दोनों तो कट जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन मान लीजिए कि इसी करंट में अगर करंट का डायरेक्शन हम तो क्या कर दें, ये दोनों गैप मान लेते कि 2R डिस्टेंस, ठीक है, और सेंटर पे निकालना है ओ पॉइंट पे, अब करंट दोनों में सेम है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन है, तो अपोजिट डायरेक्शन में देखिए तो क्या होगा, करंट क्या होगा इनसाइड इसके लिए, और इसके लिए क्या होगा, इसमें भी करंट क्या होगा नीचे जा रहा है तो इनसाइड ही होगा, देखिए दोनों इनसाइड होगा, यानी दोनों क्या हो गया क्रॉस, दोनों के द्वारा क्या हो जाएगा क्रॉस, देखिए इस तरह से करंट जा रहा है क्रॉस, पी पॉइंट पे क्या हो जाएगा इस समय बीपी निकालेंगे तो क्या होगा 2KI/R, ठीक है, और क्या लिखेंगे माइनस के कैप, है ना, प्लस 2KI/R माइनस के कैप, कितना आ जाएगा 4KI/R माइनस के, यानी अपोजिट डायरेक्शन रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा जुट के, तो इस तरह से इनफिनाइट वायर से बहुत सारा क्वेश्चन बन जाता है। अब मान लीजिए स्क्वायर लूप देगा, स्क्वायर लूप से कैसे निकलेगा, देखिए एक क्वेश्चन स्क्वायर लूप का इससे भी इस तरह से स्क्वायर लूप है,
स्क्वायर लूप में क्या हो रहा है, करंट इस तरह से मान लीजिए फ्लो कर रहा है आई, और इसके सेंटर पे निकालना, इसके सेंटर पे आपको निकालना। ठीक है, और ये डिस्टेंस मान लीजिए कि हमसे कितना है, ए स्क्वायर है, सारा साइड बराबर होगा। तो हम सब क्या करेंगे, एक के द्वारा निकालेंगे। देखिए सबके द्वारा पहले मैग्नेटिक फील्ड देख लेते क्या होगा। तो पहला करंट ऐसे जा रहा है तो क्या होगा, इन साइड। अब ये वाला करंट देखिए इस तरह से जा रहा है ना, तो इसके द्वारा भी देखिए इन साइड होगा, घूम के जाएंगे ऐसे, ऐसे करके ऐसे जाएगा। इसके द्वारा देखिए इन साइड, इसके द्वारा भी क्या होगा, इन साइड। तो चारों के द्वारा इन साइड है, यानी कि जोड़ देना। तो यहाँ पे बी सेंटर पे लिखेंगे, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना वाले, तो कितना लिखेंगे, 4 टाइम्स ऑफ सिंगल वायर। तो सिंगल वायर के द्वारा क्या लिखेंगे, के आई। और ये वाला देखिए एंगल कितना बना रहा है, अगर मान लीजिए ये वाला है तो ये मिडिल पे है ना, तो ये a/2 डिस्टेंस होगा। और ये वाला एंगल 45 और ये भी 45, क्योंकि हमको पता है कि डायगोनल क्या 90 डिग्री पे कट करता है। 45 तो 4 के आई बटा आर। आर के जगह क्या लिखेंगे, L/A/2, तो मिडिल पॉइंट होगा। डायगोनल बाइसेक्ट करता है ना, A/2 और साइन 45 और साइन 45, तो 1/√2 और प्लस 1/√2। साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 कितना हो गया, 45। इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 KI बटा A इंटू 2/√2। 2 से ये गया √2, कितना आ जाएगा, 8KI इंटू √2, यानी 8√2/2। ठीक है, और डायरेक्शन किधर होगा, इन साइड है ना, इन साइड मतलब माइनस के क्या, अगर इसको हम x ले रहे हैं और इसको y। ठीक है, इस तरह से हम सब निकाल लेंगे। अब देखते हैं हम सब करंट कैरिंग लूप के द्वारा। ठीक है, करंट कैरिंग लूप के सेंटर पे कितना होता है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, नहीं तो पहले एक क्वेश्चन जेई एडवांस का बताते हैं। ठीक है, देखो जेई एडवांस का क्वेश्चन क्या है कि इस तरह से आप मान लीजिए कि एक आपका जेई एडवांस में ये दिया है 2009 का क्वेश्चन है कि ये 3x है, ये 4x है और ये 5x है। आपको कहाँ पे, इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। करंट मान लीजिए इस तरह से फ्लो करता है, स्टेडी करंट है, एक समान करंट फ्लो कर रहा है। ये आया है जेई एडवांस, शायद 1999। ठीक है, तो कैसे इसमें करंट एक समान फ्लो कर रहा है, तो इस पी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना, और इसका वैल्यू मान दिया हुआ क्वेश्चन में कितना दिया था, μ0 इंटू आई बाई 48πx। ठीक है, और इंटू के, इसमें पूछ रहा था कि के का वैल्यू कितना हो, के का वैल्यू क्या हो। तो हम सब इसको कैसे बनाएंगे, देखिए एक ट्रायंगल यहाँ पे पीक्यू वाला ट्रायंगल दिया हुआ था क्वेश्चन में। ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो हम सब कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले देखेंगे कि हम अगर ये वाला एक, देखिए एक केस हम बताना भूल गए कि आपका अगर इस तरह से करंट रहेगा, वही जो इनफाइनाइट वायर का जो केस जो हमसे बताया था, इस तरह से वायर रहेगा, करंट फ्लो कर रहा है आई, इसके एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट रहेगा, पी इधर है और क्यू इधर, या फिर मान लीजिए इस तरह से करंट कैरिंग वायर इस तरह ही है, आई करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, और इसके एक्सिस पे ही आपका मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट है। तो इस समय क्या होगा, इस समय मैग्नेटिक फील्ड बीपी और बीक्यू दोनों क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों, क्योंकि एंगल तो आपका साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 तो होगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं, दोनों जीरो हो जाएगा, थीटा 1 और थीटा 2 दोनों जीरो हो जाएगा। तो एक्सिस पे ही अगर वो पॉइंट आ जाए तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, इसमें भी देखिए जीरो हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, यही इसी को यहाँ यूज करें। ठीक है, यानी एक्सिस पे, जैसे मान लीजिए इस तरह से वायर है, इसके एक्सिस पे ही पॉइंट आ जाए तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा, क्योंकि एंगल तो बनेगा ही, थीटा 1 थीटा 2 दोनों जीरो होगा। तो एक्सिस पे आ जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड आपका जीरो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में कि इस तरह से वायर है, तो यहाँ पे देखिए पी पॉइंट में निकालना है, तो ये वाला पी क्यू वायर और क्यू पी आर वायर,
दोनों तो इसी पॉइंट से पास कर रहा है ना, देखिए ये तो इसी पॉइंट से पास कर रहा है, हमको जहां निकालना है पी आर और पी क्यू, ये दोनों वायर के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पे तो जीरो हो जाएगा। हम मेरा किसके द्वारा सिर्फ होगा, ये क्यू आर के द्वारा, क्यू आर के द्वारा हमको निकालना है। तो ये तो एक सिंपल वायर हो गया, और इससे ये वाला डिस्टेंस हम सबको पता करना पड़ेगा परपेंडिकुलरली डिस्टेंस। ये डिस्टेंस हम तो मान लेते हैं कि आर है। आर कैसे निकलेगा, तो ट्रायंगल का एरिया हम दो तरीका से निकालते हैं। तो एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर कैसे लिखेंगे, 1/2 इंटू, देखिए पढ़े होंगे 3x इंटू 4x, और दूसरा क्या होता है 1/2, और ये क्या होगा 5x। इस तरह से ट्रायंगल को देखिए तो ये बेस हो गया और हाइट क्या हो जाएगा, ये आर हो जाएगा। यहाँ से आर निकाले तो कितना हो जाएगा 1/2 कट गया, x से x कट गया, तो आर का वैल्यू कितना आ गया 12x/5। अब ये निकल गया तो एक आपका सिंपल देखिए वायर क्या हो गया, इस तरह से वायर हो गया। देखिए इस वायर को सीधा बनाते हैं इस तरह से, ये क्यू आर वायर हो गया, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए कि आपको कहाँ निकालना है, इस पॉइंट पे निकालना है, ऐसा कुछ केस हो गया है ना, ये क्यू आर हो गया। अब देखिए इस पॉइंट पे निकालना है, तो ये डिस्टेंस तो आपको पता चल गया कितना है, ये डिस्टेंस आर का वैल्यू 12x/5 है। अब देखिए ये वाला जो एंगल बन रहा है इसमें कौन कौन है, ये आर तो पता चल गया, ये वाला आपका क्या हो रहा है 3x है, और एक 4x है, एक 5x है ना, ये वाला 5x है, यहाँ P है तो PQ कितना दिया है 3x है, ये 4x, ये 90 डिग्री आ गया, ठीक है। तो ये वाला देखिए 3 4 वाला 5 ट्रायंगल में ये क्या होता है, ये देखिए 4 के सामने 53 होगा, और ये कितना होगा 37 है, क्योंकि 3 के सामने वाला एंगल छोटा है, साइड छोटा था, एंगल छोटा, ये बड़ा आता है। तो अब यहाँ पे हमसे यूज करेंगे तो एच भी आपको पता, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, बी इक्वल टू लिखेंगे पी पॉइंट पे के आई बटा एक्स, एक्स के जगह आर के जगह कितना है 12x/, ये हो गया आपका इनटू। अब देखिए ये वाला जब एंगल लेते हैं तो हम बताए थे कितना लेते हैं, कॉस लेते हैं, cos 53 प्लस cos 37। अब सॉल्व कर दिया आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, के की जगह रखेंगे μ0/4 इंटू 5i बटा इंटू 12x, 12×48 5x हो गया। इधर कितना होगा cos 53 होता है 3/5, ये होता है 4/5, 5 से 5 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा μ0 इंटू आई बटा 48 5x आ जाएगा 45x, और इंटू 3 और 4 जुटेगा तो 7 हो जाएगा। अब इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ, तो k का वैल्यू देखिए कितना हो जाएगा, k का वैल्यू 7 हो जाएगा, तो k का वैल्यू कितना आ गया, इसको कंपेयर कर दिए यहाँ से, तो k का वैल्यू कितना आ गया 7, ये 7 आंसर ये एडवांस में पूछा दो यार। तो देखिए स्टेट वायर से रिलेटेड देखिए ये अच्छा क्वेश्चन। अब देखिए आपका सर्कुलर लूप के द्वारा सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, कि यहाँ से हम सब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा बता देते हैं आपको, बताएंगे तो ज्यादा बड़ा वीडियो बन जाता है तो बच्चा देखता भी नहीं। तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आई करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है इस तरह से, सेंटर पे निकालना तो हम तो कैसे निकालते हैं, ये वाला डिस्टेंस की जगह डीएल कट कर लेते हैं, ठीक है। तो डीएल के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड कितना लिखते हैं, डीवी बराबर के आई डीएल क्रॉस आर बटा आर की, बायोट साउथ लॉस। सेंटर ओ पे निकालना है तो छोटा एलिमेंट डीएल कट कर लिए, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, तो करंट ऐसे अगर फ्लो कर रहा है तो क्या होगा इनसाइड, तो इनसाइड मतलब डॉट होगा, इनसाइड मतलब क्रॉस होगा, ठीक है। तो ये डीवी बराबर क्या लिखे के आई डीएल का वैल्यू बताइए, डीएल क्रॉस आर है ना, तो डीएल का वैल्यू तो डीएल रहने दिया, आर होगा, ये कितना होगा sin 90 होगा बटा आर की, ये आर से कट गया आर स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा के आई डीएल बटा आर स्क्वायर। अब हमको टोटल करेंगे छोटा एलिमेंट के द्वारा हुआ, डीएल के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड होगा, अब टोटल के द्वारा निकालना है, टोटल सर्कुलर लूप के द्वारा बी इंटीग्रेशन करेंगे, कितना हो जाएगा के आई आर स्क्वायर डीएल,
अब डीएल कहां से कहां तक जाएगा, 0 से 2 पाई आर। तो मैग्नेटिक फील्ड जो सेंटर पे आएगा हम सबका, सेंटर पे आएगा के आई बटा आर स्क्वायर इंटू डीएल कितना हो जाएगा 2 पाई आर। इंटीग्रेशन करेंगे तो एक आर से आर कट गया, के की जगह रख दिए वैल्यू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई इंटू आर इंटू 2 पाई। 2 पाई से कट गया तो कितना आ गया म्यू नॉट आई बाई 2 आर। अगर सिंगल लूप रहेगा तो सेंटर पे ये फॉर्मूला होता है। अगर एन सर्कुलर लूप हो जाए, मान लीजिए इसी में हमसे बहुत सारा लूप ऐसे ऐसे करके वायर लग गया, एन टर्न्स के लिए कितना हो जाएगा फॉर्मूला, बी इक्वल टू सेंटर पे हो जाएगा म्यू नॉट इंटू एन आई बाई 2 आर। और नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होगा तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अगर जैसे जैसे करंट लूप बढ़ाएंगे तो करंट का क्या होगा, करंट का वैल्यू एन टाइम्स बढ़ जाएगा जितना, ठीक है, जितना बार हम तो लूप बढ़ाएंगे। तो ये हो गया आपका सर्कुलर लूप के सेंटर पे निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। तो आपका अगर मान लीजिए कि आर्क के द्वारा देगा, आर्क के द्वारा कैसे निकालते हैं, तो मान लीजिए कि एक आर्क है इस तरह से, अब आर्क के सेंटर पे कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालें, इसके लिए ये वाला थीटा मान ली बनाना है, ये रेडियस है आर आर और ये ए बी आर्क है। ए बी अगर आर्क है तो यहाँ पे हम सब क्या करेंगे, फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, डी बी इक्वल टू कितना हो जाएगा के आई बटा आर होगा आर स्क्वायर और डीएल डीएल इंटीग्रेशन करना पड़ेगा डीएल का। डीएल बताइए कहाँ से कहाँ है, इसमें ए से बी, इसी तरह हो गया ना, जो देखिए यहाँ ये इसी फॉर्मूला का के आई डीएल है आर स्क्वायर, तो ये देखिए ये फॉर्मूला का यूज किया के आई डीएल आर स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन कर दिए, ठीक है। अब इसमें डीएल कहाँ से कहाँ है, ए से बी। अब हमसे देखिए इसमें अगर ये एल ए बी निकालना है तो थीटा बराबर हमसे जानते हैं एल बाई आर होता है, तो एल ए बी बटा आर, एल ए बी बताइए कितना निकल गया आर इंटू थीटा। एल ए बी की जगह हम सबको वैल्यू रख देना, ये एल बी ए बी है ना, तो के आई बटा आर स्क्वायर इंटू एल ए बी लेंथ ऑफ ए बी, कितना लिखेंगे के आई बटा आर स्क्वायर इंटू थीटा इंटू आर, एक आर से आर कट गया, कितना हो जाएगा के आई बटा आर इंटू थीटा। ये फॉर्मूला अगर याद रखिए तो अच्छा है। ये क्या होगा टोटल मैग्नेटिक, इसका आंसर इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे क्या करेगा, अगर मान लीजिए कि वेल नोट करके वेल थीटा बिकम्स 2 पाई, थीटा जब 2 पाई हो जाएगा तो क्या होगा, ये आर्क जो क्या हो जाएगा, आर्क बिकम्स सर्कुलर लूप, आर्क क्या बिकम्स सर्किल बन जाएगा। तो सर्किल बन जाएगा तो हम सब देखिए बी का वैल्यू कितना लिखेंगे, के की जगह रख दीजिए म्यू नॉट बाई, देखिए वही आ जाएगा जो फॉर्मूला म्यू नॉट बाई 4 पाई लिखिए आई बटा आर, और थीटा कितना रखना पड़ेगा 2 पाई। यहाँ पे थीटा को रेडियन में ही रखना है, तो किसमें रखना है रेडियन में। यहाँ से देखिए एक कट गया 2 बार में, कितना आ जाएगा म्यू नॉट इंटू आई बाई 2 आर, ठीक है। इस तरह से हम सब बना लें। तो अब इसके रिलेटेड अब कुछ भी देगा तो अब बना लीजिए, मान लीजिए कि इस तरह से दे दे सर्कुलर लूप के समय, अब मान लीजिए सेमी सर्कल दे देगा, सेमी सर्कल दे देगा इस तरह से, आपका सेंटर पे निकालना। इसी तरह मान लीजिए ये दे दिया, इसके द्वारा आप पूछेगा कि यहाँ पे निकालना है आर आर, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो डायरेक्शन तो समझ में आ रहा है, ऐसे घुमाएंगे यहाँ पे क्या होगा इन साइड, इसमें देखिए आउट साइड होगा, यहाँ पे क्या होगा आउट साइड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इन साइड। तो यहाँ पे बी इक्वल टू कितना होगा के आई बटा आर इंटू ये वाला एंगल कितना सेंटर पे बनेगा पाई, तो थीटा को रेडियन में रखें ना तो पाई, ये हो जाएगा। डायरेक्शन किधर लिखेंगे क्रॉस, तो सेंटर पे निकल गया। अब इसमें निकालना तो क्या लिखेंगे बी इक्वल टू के आई बटा आर, थीटा की जगह कितना लिखेंगे, यहाँ पे देखिए थीटा कितना बन रहा है पाई बाई 2, सेंटर पे कितना बन रहा है पाई बाई 2 ना, पाई बाई 2, और डायरेक्शन किधर हो जाएगा इस तरह से फ्लो कर रहा है ना, तो आउटसाइड हो जाएगा। देख रहे हैं कितना इजी है। अब देखिए दोनों को मिला के क्वेश्चन बना रहे हैं, तो मान लीजिए इस तरह से एक वायर दिया हुआ है, इंफिनाइट वायर है, ठीक है, ये इंफिनाइट वायर,
और एक आपका लूप, दोनों से मिला करो। चलिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इसके सेंटर पे मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 0 होना चाहिए, तो इसके लिए हमसे पूछेगा कि इसका और इसका रेशियो कितना होगा। ये मान लीजिए एक्स है, इसका रेडियस मान लीजिए कि कितना 2r है, ठीक है। और करंट इसमें मान लीजिए इस तरह से फ्लो करेगा और इसमें करंट ऐसे, क्यों इसी तरह फ्लो करेगा, क्योंकि इसके द्वारा क्या होगा अंदर और इसके द्वारा क्या हो जाएगा बाहर, तो अपोजिट होगा तभी तो कैंसिल करेगा। तो इसमें कह रहा है फाइंड x by r such that magnetic field at the center of the loop is 0। तो देखिए यानी कि मैग्नेटिक फील्ड एक अपवर्ड ऊपर होगा एक नीचे होगा, तभी तो कैंसिल करेगा ना। तो वही चीज हो रहा है, देखिए इसके द्वारा बाहर निकल रहा है मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर लूप के द्वारा सेंटर पे, इसके द्वारा इनसाइड। अब दोनों का फॉर्मूला लगाना है, तो इनफिनाइट वायर के द्वारा कितना होता है v ड्यू टू इनफिनाइट वायर इक्वल टू v ड्यू टू सर्कुलर लूप। ये दोनों क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए, और अपोजिट तो है ही तभी कैंसिल करती है। यहाँ से निकाल लेंगे तो क्या होता है फॉर्मूला इनफिनाइट वायर के द्वारा, वो फॉर्मूला याद रखना 2ki बटा x। करंट दोनों सेम फ्लो करता है, ठीक है। और इसके द्वारा लिखेंगे तो क्या पड़ेगा अभी म्यू नॉट इंटू आई बाई आई के तो आई 2r, तो 2 इंटू 2r हो जाएगा, रेडियस देखिए 2r, ठीक है। अब यहाँ से x बाई आर निकालना, तो देखिए यहाँ सॉल्व कर रहे हैं तो 2 के की जगह कितना लिख दिए म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई इंटू एक्स, और बराबर क्या लिखेंगे म्यू नॉट इंटू आई बटा 4r। एक्स बाई आर चाहिए तो म्यू नॉट तो कट गया, आई भी कट गया, 4 भी कट गया। हमको क्या चाहिए एक्स बाई आर, एक्स को इधर लेंगे तो एक्स बाई आर इक्वल टू कितना आ गया 2/5, 2 बचेगा और पाई बचेगा, और फिर तो कट गया 2/5, ठीक है। इसी तरह अगर मान लीजिए कि इस तरह से देगा तो कैसे बनाएंगे, तो दो वो दे दिया कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ये जो छोटा है तो बड़ा, ठीक है। तो आपसे पूछेगा इस दोनों में करंट मान लीजिए इस तरह से फ्लो करता है, आई आई दोनों तरफ सेमी फ्लो करता है, और एक का रेडियस मान लीजिए कि आर दिया और दूसरे का रेडियस 2r दिया। तो हमसे देखेंगे दोनों क्या होगा इनसाइड, ठीक है। तो इनसाइड होगा मतलब क्रॉस साइन, तो बी क्या लिखेंगे म्यू नॉट इंटू आई बटा 2r, और इसका क्या हो जाएगा क्रॉस साइन ही होगा इनसाइड, प्लस म्यू नॉट इंटू आई बटा 2 इंटू 2r। मीडियम से कर दुगना है ना तो कितना आ जाएगा, ये भी क्रॉस है, ये आपका हो जाएगा। देखिए एकदम सिंपल है। अब एक दो को नीट में पूछा है तो इस तरह से रहेगा आपका, ऐसा और ऐसा 90 डिग्री पे, एक का रेडियस मान ली, दोनों का रेडियस मान ली कि सेम है, और दोनों 90 डिग्री पर ली। दो रिंग है, ये पहला रिंग है और ये रिंग 2 है, ठीक है। ये आर आर दोनों का मतलब कि मान लीजिए कि, तो हमसे निकालेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर में पूछेगा, तो दोनों के द्वारा क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा, और दोनों का वैल्यू कितना लिखे म्यू नॉट इंटू आई बाई 2r, ठीक है। यही होगा करंट दोनों में मान लीजिए आई फ्लो कर रहा है, लेकिन दोनों क्या है 90 डिग्री पे, तो 90 डिग्री पे है तो मान लीजिए कि एक के द्वारा निकाले मैग्नेटिक फील्ड तो क्या होगा बाहर, दूसरे के द्वारा निकालेंगे तो फिर वो भी क्या होगा 90 डिग्री पे, मतलब एक ऐसे होगा और एक ऐसे होगा। इसका रिजल्टेंट क्या होगा √2 b0, यही लिखेंगे ना, तो यानी बी सेंटर पे कितना हो जाएगा √2 इंटू b0, b0 की जगह क्या लिखना म्यू नॉट इंटू आई बाई 2r। अगर मान लीजिए 3 कॉन्सेंट्रिक सर्किल, एक और कॉन्सेंट्रिक सर्किल दे देता तो मान लीजिए इस तरह से हो, एक और कॉन्सेंट्रिक सर्किल दे देता इस तरह से हो जाए, इस तरह से आपका घुमा के दे इस तरह से, बन नहीं पा रहा है मतलब कि समझ गया हाथ से बना।
इस तरह से दे दें कि तीसरा इस तरह से, इस तरह से, तो क्या हो जाएगा आपका, तब आंसर जो निकालिएगा ना बी सेंटर, तो कितना आ जाएगा बी नॉट इंटू √3। कैसे होगा ये, देखिए दो के द्वारा निकाले तो दो के द्वारा निकालिएगा तो यहाँ पे होगा √2 b0, और तीसरा जो होगा वो क्या, वो 90 डिग्री पे है, तो बी नेट जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, रूट अंडर √2 b0 का होल स्क्वायर और प्लस b0 का, 90 डिग्री पे है तो ये क्या हो जाएगा √3 b0 का वैल्यू यही रख देना। तो इस तरह से देखिए, अब एक्सिस पे निकालने के लिए अगले वीडियो में देखते हैं जब टाइम रहता है तो, ठीक है, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कितना देर का हो गया, लगता है 80 मिनट जाता है।